बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस, जिसमें आर्टिकल हमारा चल रहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, उसके लास्ट में हमने 3 केसेस डिस्क्राइब किए थे, जिसमें फर्स्ट केस था इंटरफेरेंस। आज हमने उसका सेकंड केस डिस्क्राइब करना है, जिसको हम बीट्स का नाम देते हैं। तो आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये बीट्स क्या चीज होती हैं, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक ऑडियो जनरेटर है ए, जो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड जनरेट कर रहा है, जिसको आप इस तरह से सुन सकते हैं। अब इसको हम ऑफ कर देते हैं, एक और ऑडियो जनरेटर कंसीडर करते हैं जो कि सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड जनरेट करता है। अब अगर हम इन दोनों ऑडियो जनरेटर्स को साइमल्टेनियसली ऑन करते हैं तो आपको इसकी साउंड कुछ इस तरह से सुनाई देगी। स्टूडेंट्स, इस साउंड में और पहले वाली साउंड में यह फर्क है कि इस साउंड में दोनों सोर्सेज के साउंड का कॉम्बिनेशन आ रहा है, जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और एम्पलीट्यूड ज्यादा होने की वजह से लाउडनेस इसकी ज्यादा है। अदरवाइज दोनों साउंड जो है वो आइडेंटिकल हैं और इस साउंड से हम ये नहीं कह सकते कि ये दो डिफरेंट सोर्सेज से जनरेट हो रही है। अब स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि ऑडियो जनरेटर बी की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब अगर हम दोनों जनरेटर्स को साइमल्टेनियसली स्विच ऑन करते हैं, आप सुन सकते हैं कि इसकी आवाज कुछ इस तरह से आएगी। अब स्टूडेंट्स, इस साउंड में हमें यह बात पता चल रही है कि साउंड कभी लाउड हो रही है और कभी फेंट हो रही है, और ये लाउडनेस और फेंट होने का जो प्रोसेस है ये एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि साउंड अपनी मैक्सिमम वैल्यू और जीरो वैल्यू को एक खास टाइम इंटरवल के बाद पहुंचती है। इस फिनोमेनन को, जिसमें साउंड अल्टरेशन परफॉर्म कर रही हो, इसको हम बीट्स का नाम देते हैं। अब आइए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं। व्हेन टू वेव्स ऑफ स्लाइटली different frequencies moving in the same direction superpose each other, then there is a periodic alteration of sound between its maximum and minimum loudness is called beats। ठीक है, जब भी दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट होती है और वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए एक दूसरे से मिक्सअप होती हैं, तब वो कहता है कि किसी जगह पे साउंड बढ़ जाती है और किसी जगह पे साउंड कम हो जाती है। ठीक है, या वेव्स का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह की मिक्सिंग ऑफ वेव को या सुपरपोजिशन ऑफ वेव को हम क्या नाम देते हैं? बीट्स का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसकी कंडीशन क्या होती है? कंडीशन में हम लिखेंगे नंबर 1, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसमें हमने वर्ड स्लाइटली क्यों यूज किया हुआ है ये हम थोड़ी देर बाद जाके डिस्कस करेंगे।
थोड़ी सी इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। और नंबर 2 कंडीशन है इसकी कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होनी चाहिए। ठीक है, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। जी स्टूडेंट्स, तो ये दो वो कंडीशंस हैं। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से जब दो वेव्स आपस में मिक्स होती हैं तो किसी जगह पे साउंड का लेवल इंक्रीज कर जाता है और किसी जगह साउंड फेंट हो जाती है। या अगर हम इसको वेव्स की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं तो क्यों एक पॉइंट के ऊपर एम्पलीट्यूड की वैल्यू बढ़ जाती है और किसी एक पॉइंट के ऊपर एम्पलीट्यूड की वैल्यू कम होती है। जी स्टूडेंट्स, इसको हम ग्राफिकली डिस्क्राइब करते हैं। फर्ज कर लेंगे हमारे पास दो वेव्स हैं, एक्स वेव एंड वाई वेव। X की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज के इक्वल है जबकि Y की फ्रीक्वेंसी 22 हर्ट्ज के इक्वल है। हम इस वेव में 1 सेकेंड के ड्यूरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वाइब्रेशंस को यहां पे मेंशन कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इस 1 सेकेंड के ड्यूरेशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे यहां पे 5 बन जाएंगे। ठीक है, इन 5 पॉइंट्स को हम डिस्क्राइब करते हैं A, B, C, D एंड E। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम पहले पॉइंट A को स्टडी करते हैं। X वेव और Y वेव में पॉइंट A की पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि दोनों वेव्स में ऑपोजिट पीक्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रही हैं। अब अगर इन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम रखा जाए तो उसकी वजह से ये दोनों पीक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और पीक्स कैंसिल होने की वजह से यहाँ पे पार्टिकल ऑफ द मीडियम की डिस्टर्बेंस क्या हो जाएगी, 0, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको फेंट साउंड सुनाई देगी। अब अगर पॉइंट बी की हम बात करते हैं तो बी पॉइंट के ऊपर सेम पीक्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रही हैं, जिसकी वजह से ये दोनों पीक्स एड अप होके एक रिजल्टेंट लार्ज पीक बना देती हैं, जिसकी वजह से हमें बी पॉइंट के ऊपर लाउड साउंड सुनाई देगी। इसी तरीके से अगर हम सी पॉइंट पे जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि वहां पे फिर ऑपोजिट पीक्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रही हैं और रिजल्टेंट उसका 0 आ रहा है। डी पॉइंट के ऊपर फिर सेम पीक्स एक दूसरे के साथ मिलके एक रिजल्टेंट लार्ज एम्पलीट्यूड डेवलप करती हैं और ई पॉइंट के ऊपर फिर दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप होके रिजल्टेंट जो है उसको 0 कर देती हैं। तो बेसिकली ये जो रिजल्ट हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वेवफॉर्म इसकी हम देख सकते हैं, जिसमें पॉइंट बी और पॉइंट डी के ऊपर हमें लाउड साउंड सुनाई देगी जबकि ए, सी और ई के ऊपर हमें फेंट साउंड सुनाई देगी या फिर हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। अब यहां पे ये जो लाउडनेस आपको दिखाई दे रही है, इस लाउडनेस को हम बीट कहते हैं या बीट नोट कहते हैं। अब इस केस में जिसमें हमने दो फ्रीक्वेंसीज यानी 20 हर्ट्ज और 22 हर्ट्ज को मिक्सअप किया है, तो यहां पे 1 सेकंड के ड्यूरेशन में मिलने वाले लाउड नोट्स जो हैं वो कितने हैं? 2 हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमें 2 ही दफा लाउड साउंड क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसीज के दरमियान में अगर आप डिफरेंस को स्टडी करते हैं तो वो किसके इक्वल है? 2 हर्ट्ज के इक्वल है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर दोनों साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसीज के दरमियान डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी जितना भी होता है उतनी ही दफा आपको 1 सेकंड में लाउड साउंड सुनाई देगी, और जिसको हम क्या नाम देते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो आइए बीट फ्रीक्वेंसी की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी हम डिस्क्राइब करते हैं नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और स्टूडेंट्स मैथमेटिकली हम इसको डिस्क्राइब करते हैं नंबर ऑफ बीट्स दैट इज इक्वल टू दोनों सोर्सेज से प्रोड्यूस होने वाली साउंड या वेव्स में जिसकी फ्रीक्वेंसी लार्ज होगी उसको पहले लिख लेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगी उसको पहले वाली फ्रीक्वेंसी में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटर फ्रीक्वेंसी माइनस
स्मॉलर फ्रीक्वेंसी। अब हमारे केस में अगर हम यहां पे बीट फ्रीक्वेंसी को n से रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी y वेव की थी, उसको हम लिख लेते हैं एफ वाई, माइनस स्मॉलर फ्रीक्वेंसी x वेव की थी, उसको हम लिख लेते हैं एफ एक्स। और अगर हम इसको अपनी बुक के मुताबिक चेंज करते हैं तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि n इज इक्वल टू f2 माइनस f1, जहां पे हम कह सकते हैं कि हम अगर y वेव की फ्रीक्वेंसी को f2 का नाम दे दें और x वेव की फ्रीक्वेंसी को f1 का नाम दे दें तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी, या जिसको हम नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड का नाम देते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में वर्ड स्लाइटली का क्या मतलब होता है। अब हम उसी सिनेरियो को जो हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास दो ऑडियो जनरेटर्स हैं ए एंड बी, उनको हम साइमल्टेनियसली साउंड करवाते हैं जबकि ए और बी की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क था। अब स्टूडेंट्स, हमने पहले इसकी साउंड सुनी थी जो कि हमें कुछ इस तरह से सुनाई दे रही थी। अब अगर हम ऑडियो जनरेटर बी की फ्रीक्वेंसी को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना शुरू कर दें तो इसमें प्रोड्यूस होने वाली बीट्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। तो आपको इसकी साउंड कुछ इस तरह से सुनाई देगी। एक खास इंटरवल के बाद यह साउंड आपको एक स्मूथ साउंड की तरह ही सुनाई देना शुरू कर देगी। कब? जब दोनों सोर्सेज के फ्रीक्वेंसीज के दरमियान में डिफरेंस जो है वो 10 हर्ट्ज से ग्रेटर हो जाता है। इस सिचुएशन में बीट्स तो प्रोड्यूस हो रही होती हैं लेकिन हमारा कान उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि साउंड लाउड किस जगह पे होती है और साउंड फेंट किस जगह पे होती है। इस वजह से हम यहां पे पॉइंट लिख सकते हैं, कहता है कि व्हेन नंबर ऑफ beats per second is greater than 10 hertz, then it is difficult to recognize बीट्स। ठीक है, तो जब भी दोनों साउंड्स के दरमियान में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ग्रेटर हो जाएगा तो बीट्स तो प्रोड्यूस हो रही होंगी लेकिन हमारा कान उसको समझ नहीं सकता। अब स्टूडेंट्स, लास्ट पैराग्राफ में उसने यूजेस या एप्लीकेशन ऑफ बीट्स डिस्क्राइब किए हैं जिसमें उसने कहा है कि हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बीट्स की मदद से एक्यूरेट कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, हम दो गिटार्स की बात करते हैं। इसमें अगर आप दोनों में किसी एक स्ट्रिंग को कंसीडर कर लें और उसको सेंटर से प्लग करके रिलीज करें तो इसमें जो लूप्स बन रही हैं वो सेम नहीं है, विच मींस दैट कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। अगर आप इन्हीं दोनों गिटार से सेम नोट बीट करते हैं तो इन दोनों की आवाज कभी ऊंची होगी और कभी नीची होगी ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ बीट्स। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप सेम नोट जनरेट करते हैं तो वो आपको एक स्मूथ साउंड की तरह सुनाई नहीं देगा। अब इसमें सपोज कर लें कि गिटार ए को हम स्टैंडर्ड कंसीडर कर लेते हैं जबकि गिटार बी की फ्रीक्वेंसी को गिटार ए से हमने मैच करना है। तो उसके लिए हम गिटार बी की नेक पे मौजूद पेग जिसके साथ वायर को कनेक्ट किया जाता है उसको टाइट या लूज करेंगे, और ये टाइटन या लूजन का काम आपने तब तक करना है जब तक दोनों गिटार की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो जाती। और वो हम देख सकते हैं अगर हम दोनों को दोबारा सेंटर से प्लग करके रिलीज करते हैं तो जब इनमें बनने वाले लूप्स एक दूसरे जितने हो जाएंगे, एक दूसरे जैसे हो जाएंगे, तो इस सिचुएशन में दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाएगी। और अगर आप इस फॉर्म में दोनों से सेम नोट बजाते हैं तो अब दोनों से प्रोड्यूस होने वाली साउंड हमें एक सिंगल सोर्स के साउंड की तरह सुनाई देगी। तो इस तरह से बीट्स के फिनोमेनन को हम ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। और स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ट्यून किए जा सकते हैं जिसमें वायर्स होती हैं। ठीक है,
यहां तक है हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।